सभी साथियों को नमस्कार। तो पिछले लेक्चर में हमने एडवांटेज और एप्लीकेशन जो कि माइक्रोवेव के लिए हम पढ़ चुके हैं, उसमें एक स्लाइड में मुझे थोड़ा सा बताना बाकी रह गया था, जिसके बारे में आज हम थोड़ा बात करते हैं। पहले तो एक्चुअली जब भी माइक्रोवेव आपकी ट्रांसमिट होती है, जैसे मैंने बताया स्पेस टू अर्थ और अर्थ टू स्पेस होती है, तो वो एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर के बीच से जाती है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, कोई भी चीज जब गुजरेगी उसको वो थोड़ा अटेन्यूएट करता है। मतलब वेव जब जाएगी तो उसको एक तरह से रेजिस्टेंस दिखेगा। जैसा आपका किसी कंडक्टर के अंदर से जब कोई करंट जाती है तो कंडक्टर के अंदर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, जो उसको क्या करता है, आपकी करंट को ड्रॉप करता है। इसी प्रकार जब वेव एटमॉस्फेयर में से जाती है तो उसको एक अटेन्यूएशन दिखता है। मतलब उसका जो प्रतिरोध बोल सकते हैं हम, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक से रिलेट करना चाहें तो उसको एक प्रतिरोध दिखेगा, जिसको हम अटेन्यूएशन बोलते हैं माइक्रोवेव में। मतलब आप किसी पावर लेवल का सिग्नल आपने छोड़ा ट्रांसमीटर से, और वो कुछ दूरी के ऊपर जाके उसका कितना हिस्सा बचा रहता है उसको आप एटेन्यूएशन में नापते हैं, जिसका यूनिट नेफर होता है, और इसको डीबी में भी नापते हैं। डीबी एक लॉग बेस क्वांटिटी होती है, जो कि आपका 10 लॉग पावर ट्रांसमिटेड बाय पावर इनपुट होता है, उसका एक रेशियो होता है। मतलब आपने कितना पावर इनपुट मतलब ट्रांसमीटर के टाइम पे दिया था, और कुछ दूरी के बाद वो कितना बचा, जो कि यहाँ वाई एक्सिस पे आपका किलोमीटर के साथ दिखाया गया है। मतलब कि पर किलोमीटर ट्रेवल होने के बाद उस सिग्नल का रेशियो, मतलब डीबी क्या है, रेशियो है, किसमें, लॉग में है, तो उसका कितना हिस्सा बचता है वो दिखाया है। अब देखिए इस फिगर, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप वाई एक्स एक्सिस पे आप देखोगे तो इस पे दो चीज दिखाई गई है, एक है वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ बढ़ रही है मतलब फ्रीक्वेंसी घट रही है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से लेके फिर डाउन होती जा रही है 10 तक दिखाया गया है। तो जहाँ पे ये हैचिंग लाइन दिखाई गई है, इसका मतलब होता है कि इस फ्रीक्वेंसी रेंज का सिग्नल को अगर आप छोड़ेंगे एटमॉस्फेयर में तो वो सबसे ज्यादा एटेन्यूएट होता है। देखो यहाँ ये पीक है, यहाँ ये जो ग्राफ दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये 300 गीगाहर्ट्ज से लेके मतलब 70 गीगाहर्ट्ज अप डाउन आओ। देखो यहाँ पे 70 गीगाहर्ट्ज लिखा हुआ है, तो मतलब 300 से 70 गीगाहर्ट्ज डाउन आओगे तो 300 में से 70 जाएगा तो कितना बचा, 230 आई थिंक। तो 230 टू 300 के बीच का एक विंडो जैसा हो गया, इसीलिए इसका टाइटल क्या हुआ, विंडो बैंडविथ। मतलब 300 से लेके 270 के बीच की फ्रीक्वेंसी को एटमॉस्फेयर क्या नहीं करता, अटेन्यूएट नहीं करता। मतलब उसको कोई रेजिस्टेंस जैसा नहीं दिखता, रेजिस्टेंस दिखता है बट वो बहुत नॉर्मल। कहने के लिए मैंने बोल दिया कि यहाँ पे इसका अटेन्यूएशन नहीं होता इस फ्रीक्वेंसी रेंज में। आप देखिए यहाँ जो ये ग्राफ दिखाया है, ये जो ब्लैक कलर का लाइन जा रहे हैं, इसके लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। बट जैसे ही ये हैचिंग लाइन में पहुंचता है तो यहाँ ये अटेन्यूएशन होता है। मतलब ये ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ अटेन्यूएट होता जाता है, और सबसे ज्यादा इस रेंज पे, इस फ्रीक्वेंसी पे अटेन्यूएट होता है। और ये कौन कर रहा है इसको अटेन्यूएट, वो करता है H2O मॉलिक्यूल। मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसकी वजह से इस फ्रीक्वेंसी रेंज, मतलब जो 230 हमारी आई थी उससे और डाउन की तरफ जो आएगी, उस फ्रीक्वेंसी को अटेन्यूएट करते हैं। फिर जैसे ही फ्रीक्वेंसी पे और आगे चलेंगे तो फिर से एक विंडो मिलती है, जो कि कितना, जिसका बैंडविड्थ कितना गीगाहर्ट्ज का, 26 गीगाहर्ट्ज का। अब उससे और आगे जाते हैं तो फिर से एक अटेन्यूएशन होता है। मतलब इसमें हम ट्रांसमिट नहीं करा सकते, जो व्हाइट कलर है उसी में हम ट्रांसमिट करा सकते हैं सिग्नल। जो हैचिंग लाइन है उसमें हम ट्रांसमिट नहीं करा सकते सिग्नल, क्योंकि वहां देखिए यहाँ एटेन्यूएशन हो रहा है, मतलब उसको रोक रहा है। और एटमॉस्फेयर में कौन है, क्या क्या चीज है जिसके कारण से ये रुक रहा है, वो यहाँ दिखाया हुआ है। देखो O2 मोलिक्यूल्स इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को रोकता है, इधर O2 मॉलिक्यूल इस फ्रीक्वेंसी रेंज को रोकता है, और यहाँ H2O मॉलिक्यूल इस फ्रीक्वेंसी रेंज को रोकता है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आपको कुछ सिग्नल ट्रांसमिट कराना होता है तो आप एक पर्टिकुलर विंडो के अंदर ही ट्रांसफर कराते हैं। विंडो का मतलब जैसे आपका एक घर के एक अंदर वॉल होती है, तो जो हवा जाने के लिए उस वॉल के अंदर छोटा सा एक रास्ता होता है, उसी में से आप हवा आ जा सकती है।
उसी प्रकार जो ये माइक्रोवेव का जो फ्रीक्वेंसी बैंड था हमारा 1 गीगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी थी जिसको हमने माइक्रोवेव बोला था, उसमें से भी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होंगी जो जो यहाँ दिखाई गई हैं। उन्हीं में आप सिग्नल क्या करा सकते हो, एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट करा सकते हो, जो कि सबसे कम एटेन्यूएट होंगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा माइक्रोवेव एप्लीकेशन और एडवांटेज। आज का मेन टॉपिक है हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब माइक्रोवेव को समझने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जिसकी जितनी ज्यादा सही होगी उतनी ही आसानी से वो माइक्रोवेव को समझ सकेगा। और इनमें भी हमें 4 इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हीं से ही आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और माइक्रोवेव थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। माइक्रोवेव थ्योरी के अंदर हमारे जनरली ओम्स लॉ और ये जो बेसिक किरचॉफ लॉ ये काम नहीं करते, उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कि वो क्यों काम नहीं करते। अभी हमें इस लेक्चर में हम मैक्सवेल्स इक्वेशन कैसे क्या होती हैं वो उस पर बात करते हैं। शुरुआत में ये 2 मैक्सवेल्स इक्वेशन होती है, इनका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा कि ये बेसिक है। ये सिंपली फर्स्ट जो इक्वेशन है वो जो कि आप हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो गॉस लॉ होता है, मतलब किसी बंद पथ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान उस बंद पथ में उस क्लोज एरिया के अंदर कंटेन किया गया चार्ज और एप्सिलॉन 0 के रेशियो के बराबर होता है, जिसको आप एक डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करोगे तो आप इसको डाइवर्जेंस के रूप में डेल डॉट डी इक्वल टू रो लिख सकते हैं। रो जहां की चार्ज डेंसिटी होगी, उस क्लोज्ड किए गए एरिया के द्वारा जो वॉल्यूम बनेगा उसके अंदर चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक है। सेकंड इक्वेशन है हमारे डेल डॉट बी इज 0। ये इसको आप मैग्नेटिक फील्ड का गॉस लॉ बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाती है, क्लोज लूप लाइन बनाती है। तो मतलब किसी एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो बनेगा, वो जितना फ्लक्स निकलेगा उतना ही फ्लक्स इन होगा। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता तो किसी बंद पथ के अंदर कोई सिंगल मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता, क्योंकि मैग्नेट जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में हम प्लस पॉइंट चार्ज बोलते हैं, माइनस नेगेटिव चार्ज पॉइंट बोल सकते हैं, ऐसा मैग्नेटिक केस में नहीं बोल सकते। इसके कारण से कोई सिंगल मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता, मोनोपोल्स नहीं होते, जो भी होता है वो डाइपोल्स ही एग्जिस्ट करता है। तो इसके कारण से कोई नेट आउटगोइंग फ्लक्स नहीं होता, तो इसीलिए इसको हमारा जो नेट फ्लक्स आउट होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो 0 होता है। या दूसरे तरीके से अगर आप इस इक्वेशन को ड्राइव करना चाहें तो आप सिंपली बायो-सावर्ट लॉ लिखिए और उसका एक डाइवर्जेंस लीजिए, तो आप इजीली ये इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। अब थर्ड इक्वेशन जो आती है वो हमारी आती है फैराडे लॉ की, उसका डेरिवेशन मैं यहां दिखाऊंगा। तो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स के परिवर्तन की दर, किसी परिपथ में फ्लक्स के परिवर्तन की दर उस परिपथ में उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। और ये जो उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल होगा वो किसके बराबर होगा, फ्लक्स परिवर्तन की दर के विपरीत होगा। मतलब किसी परिपथ में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसका मान परिपथ के अंदर होने वाले फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा और जिसकी दिशा विपरीत होगी। और विद्युत वाहक बल को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल। अगर मैं ये ई डॉट डीएल का मान इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो यहां ई की जगह क्या आ गया, ई डॉट डीएल। डी फाई बाई डी टी क्या है, हमारा फ्लक्स परिवर्तन की दर। और फ्लक्स क्या होगा मैग्नेटिक केस में, फाई क्या होता है, फाई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। तो ये बी डॉट डी एस क्या है, यहाँ पे यहाँ बी डॉट डी एस का मान है ये फाई है, बाकी डी बाई डी टी जो कहते हो। अब कर्ल थ्योरम का उपयोग करके हम ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं, डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। देखिए यहाँ पे वेक्टर साइन मेरा से टाइपिंग में छूटा हुआ है, तो मैंने एक जगह दिखा दिया है ई के ऊपर वेक्टर फील्ड है, दिस इज द वेक्टर फील्ड। सो यहां भी ये वेक्टर साइन होगा, बी के ऊपर भी वेक्टर सिंबल होगा। ठीक है, एंड देन फाइनली व्हाट वी कैन राइट, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी। दिस इज आवर थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके,
नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन को समझने से पहले हमें एक बहुत तो नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, उसको समझना अत्यंत आवश्यक है। तो उसके समझने के लिए चलिए हम यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, जिनको मैंने दो प्लेट से दिखाए हैं, और इनके मध्य की दूरी क्या है, d है। तो अगर किसी कैपेसिटर को आप चार्ज देते हैं किस प्लेट को, तो वो चार्ज को आप किससे दिखा सकते हैं, Q इज इक्वल टू C VT। और यहाँ T का मतलब क्या है कि ये चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब इन प्लेट को आपने किसी AC सिग्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, AC सिग्नल सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो AC सिग्नल क्या होता है, टाइम के साथ साथ आपका क्या होता है, वेरी होता है। तो प्लेट के ऊपर चार्ज भी क्या होगा, टाइम के साथ साथ वेरी होगा, और इस चार्ज के कारण से जो वोल्टेज डेवलप होगा प्लेट पे वो भी वेरी होगा। और पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस हम जानते हैं क्या होता है, C इज इक्वल टू A बाई डी, वेयर A हमारे पास क्या है, इन पैरेलल प्लेट का एरिया है, और D इनके मध्य की दूरी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में एक रिलेशन होता है सिंपल केस के अंदर, इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V बाई डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये सारे मान अगर हम इस इक्वेशन में रखें फर्स्ट में, और उसका एक टाइम डेरिवेटिव लें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q का अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, करंट I, C के मान रख दिया तो एप्सिलॉन जो कहते हो, A आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, चेंज नहीं हो रहा है, V की जगह आप E इंटू डी लिख देंगे, और वो एक D इस C के D से कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन A डेल E बाई डेल T। अगर इस A का इधर जाके आप भाग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, करंट डेंसिटी, और वो किसके इक्वल आ गई, एप्सिलॉन डेल E बाई डेल T। तो मतलब क्या हुआ कि जब एक परिवर्तित आप क्या लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो जो करंट इन कैपेसिटर के मध्य में बहती है वो आपकी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, जो कि फील्ड के परिवर्तन के कारण से बहती है। इसका आप यूनिट निकालेंगे तो वो करंट डेंसिटी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अभी हमारे नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन हम जो ड्राइव करेंगे, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे, डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J प्लस डेल D बाई डेल T, इसको ड्राइव करेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव करते हैं। थैंक यू।